जो पत्रकार सरकार को आईना दिखाता है उसको जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। जो एक्टिविस्ट सीए कानून के खिलाफ मैदान में खड़े होते हैं आज वो जेल के सलाखों के पीछे। तो उनका ठीक है, फिर कानून अपना काम ले करेगा। तो आप जानते हैं कि सिर्फ जहां से हमारे लोग बैठ के गाड़ी में जाने वाले थे वहीं से गिरफ्तार कर लिया, उठा लिया, डिटेन कर लिया। तो आज आपको आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है। अभी चंद दिन पहले की बात है, जिस तरह एक बच्चे को, दलित बच्चे को पानी पीने के यानी अपने टीचर के मटके से पानी लेने के चक्कर में इतना मारा गया कि वो मर गया। ये असमानता जो है हम इतने 75 साल की कोशिशों के बावजूद भी खत्म नहीं कर सकते। इसी जिस बात का जिक्र अभी मनीषशंकर अय्यर जी कर रहे थे कि हमारे संविधान के अंदर एक बड़ा प्रियम्बल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण लफ्ज है, एक लफ्ज है वो, लेकिन उसके कितने माना हैं, उसके कितनी मीनिंग्स हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लिबर्टी, आज़ादी, जिसके लिए हमने इतनी लंबी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हम जानते हैं, उसमें तफसील में जाने का मौका नहीं है। लेकिन आज उस आज़ादी का मतलब ये था कि हम हुकूमत के किसी फैसले के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, पत्रकार उसके खिलाफ लिख सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन आज आम आदमी तो छोड़ दीजिए, जो पत्रकार सरकार को आईना दिखाता है उसको जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। जो एक्टिविस्ट सीए कानून के खिलाफ मैदान में खड़े होते हैं आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। उनको कंकॉक्टेड एविडेंसेस के बुनियाद पर, फैब्रिकेटेड केसेस के बुनियाद पर 2-2 साल से वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उनको बेल तक नहीं मिली। मोहम्मद जुबैर का फॉल्ट क्या था, सिद्दीक कपन का फॉल्ट क्या था, आप इसमें गौर कीजिए। जो लोग भीमा कोरेगांव के जिसमें 3 साल से कैद हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, सिर्फ सरकार के फैसलों की मुखालफत की थी ना, और क्या किया था, वो जेल में बंद है। जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं, वो बोलते हैं तो उनके खिलाफ ईडी लग जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। आज ये समझ में नहीं आता है कि ईडी जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं लगती है। उनसे नहीं, क्या सिर्फ पूरा धन विपक्ष के पास ही है, सरकार में जो लोग बैठे हुए उनके पास नहीं है। तो ये जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, जिस दिशा में जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ में हम ऑटोक्रेसी में तब्दील हो रहे हैं, बल्कि बहुत तेजी के साथ में हम फासीवाद के रास्ते पर चल पड़े। ये एक बहुत बड़ा विषय है हमारे लिए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी वक्त एक सपना दिखाया गया था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें हर सर को छत मिलेगी, हर बदन को लिबास मिलेगा, हर पेट को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, हर हाथ को काम मिलेगा, हर पैदा होने वाले बच्चे को फ्री, कंपल्सरी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। ये जो इलाज मान लीजिए का मामला है, हेल्थ का इशू है, हर आदमी को चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसे इलाज मान लीजिए की सहूलतें मिलेगी। ये कितने सपने साकार हुए, हम इस बात में अब बात करने की जरूरत नहीं है, हम हर आदमी जानता है। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज थी, हमें आवाज उठाने का हक हासिल था, हमें सरकार के खिलाफ बोलने का हक हासिल था। आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमने जब तीस्ता से तलवार को गिरफ्तार किया गया था, जब जुबैर को गिरफ्तार किया गया था, उस मौके पर हमने एक धरना देने का प्रोग्राम किया था। पुलिस से परमिशन ले ली थी, हालांकि पहले से पुलिस से कोई इत्तला करनी होती थी, पुलिस से हमने बाकायदा परमिशन ली थी। एक दिन पहले वो परमिशन कैंसिल हुई, हमको फोन किया गया, हमने कहा नहीं हम तो जाएंगे, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो उनका ठीक है, फिर कानून अपना काम ले करेगा। तो आप जानते हैं कि सिर्फ जहां से हमारे लोग बैठ के गाड़ी में जाने वाले थे वहीं से गिरफ्तार कर लिया, उठा लिया, डिटेन कर लिया। तो आज आपको आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी ने इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो धरना दिया, उसका जो हाल हुआ आप जानते हैं।
किस तरह कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उठाकर डिटेन कर दिया गया, इतने वक्त तक उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर किया गया। तो ये संविधान, ये हमारा एक संविधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है कि हम सरकार के किसी फैसले के खिलाफ आवाज उठा सकें, बोल सकें, लिख सकें। अब वो अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। दोस्तों और साथियों, हमारे देश की एक बड़ी उपलब्धि, पहचान ये है कि इस देश में 6 बड़े धर्म के लोग हैं। तकरीबन 6000 कास्ट हैं, 1600 ज़बानें हैं। एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। और ये इस देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ सदियों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दरमियान झगड़े नहीं हुए। वक्ती ये तो स्वाभाविक है कि जब इस तरह सारे अलग अलग भिन्न भिन्न कल्चर के और मजहब के लोग रहेंगे, उनके दरमियान कुछ तो होगा, विवाद, झगड़े वगड़े होंगे, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब एक खास तरीके से हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ी की जा रही है। पूरे देश को ये बताया जा रहा है कि ये 2 अलग तबके हैं, ये लोग साथ नहीं रह सकते। इनके दरमियान एक दुश्मनी की एक दरार पैदा कर दी जाए। ये बात कहाँ तक जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। आज यानी सोसाइटी को पोलराइज करके जिस तरह वोट हासिल करने के नाम पर ये दरारें पैदा की जा रही है, ये अंदाज़ा ऐसा है कि अगर ये सूरत-हाल रुकी नहीं गई तो कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर किसी बड़े खतरे से दो चार हो। साथियों, मैं बहुत तफसीली बात नहीं करना चाहता। एक और बात मुझे कहनी है, ये कि देखिए, हम ये बात कहते आए हैं और हमारे संविधान ने ये बात खास तौर से स्पष्ट तौर पर कही है, जिसकी तरफ हमारे मनीशंकर अय्यर भी इशारा कर रहे थे कि इक्वालिटी, मसावात। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ ये इक्वालिटी का जो तस्वुर है वो समाज के अंदर नहीं पाया जाता। वहाँ ब्राह्मण है, वहाँ दलित है, वहाँ छोटी जातें हैं, वहाँ बड़ी जातें हैं। ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। हमने संविधान में बात कही थी कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे कि कानून की निगाह में भी और देश की निगाह में भी, संविधान की निगाह में भी सब बराबर होंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। लेकिन वो बात भी हम आज तक पैदा नहीं कर सकते। हमारे अपूर्वानंद जी ने जो मिसाल दी है कि अभी चंद दिन पहले की बात है, जिस तरह एक बच्चे को, दलित बच्चे को पानी पीने के, यानी अपने टीचर के मटके से पानी लेने के चक्कर में इतना मारा गया कि वो मर गया। ये असमानता जो है, हम इतने 75 साल की कोशिशों के बावजूद भी खत्म नहीं कर सकते। दलितों को सिर्फ रिजर्वेशन दे देना या उनको ये कहना कि भाई जॉब्स में और एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन है, ये काफ़ी नहीं है, जब तक कि वो मानसिकता खत्म ना हो जो मानसिकता समाज के अंदर पाई जाती है। दोस्तों और साथियों, इसी तरह का मसला हमारे यहाँ हमारी महिलाओं के साथ है। 75 साल के बाद भी हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि आज सूरत-हाल हमारे देश में यह है, हर 13 मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए आप। क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो रिकॉर्ड होते हैं केसेस, उसको उठाकर देख लीजिए। जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, हम एक लंबे अरसे से ये बात कहते आए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन दिया जाए महिलाओं को। क्यों दिया जाए? 50% है, 50% मिलना चाहिए, लेकिन 33% रिजर्वेशन भी एक लंबे अरसे से अटका हुआ है, नहीं मिल रहा है। तो ये जो बातें हमने कही थी कि हम ये हासिल करेंगे, मुझे कहना है कि हमारे सामने, देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत कुछ हासिल किया। ये कहना गलत होगा कि हमने 75 साल में कुछ हासिल नहीं किया। हमने बहुत उन्नति की, बहुत तरक्की की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत हम आगे बढ़े, एजुकेशन आम हुई है, बहुत सारी चीज़ें हमने हासिल की। आज़ादी के वक्त एक
लोहे की कील भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं सॉफ्टवेयर के, आज हम रेलवे बोगीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। ये तमाम उपलब्धियां अपनी जगह, लेकिन समाज में इंसानों के दरमियान जो रिश्ते हम बनाना चाहते थे वो रिश्ते बना नहीं सके, और अब जिस रुख पर हमारा मुल्क जा रहा है उसमें ऐसा लगता है कि अब असमानताएं और ये जो हमारे दरमियान के झगड़े हैं वो और बढ़ेंगे और बढ़ाए जा रहे हैं। ये 75 साल के बाद हमारे देश में ये सवाल एक बार फिर हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, और जो सपने देखे गए थे संविधान बनाते वक्त में, एक बात ये भी कही थी हमने संविधान के अंदर रहकर प्रिंसिपल में कि ये जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मैंने इकोनॉमिक में कोई बात नहीं की। आज के इस प्रोग्राम में प्रोफेसर अरुण कुमार साहब को भी आना था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इन्फ्लेशन पे बात करने के लिए, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने संविधान बनाते वक्त में एक बात ये भी कही थी अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल में कि हम ये कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, अमीर और गरीब के दरमियान जो खलीज है, उसको हम कम करने की कोशिश करें। आज का सूरत हाल, आज जिस दिशा में हमारी इकोनॉमी जा रही है, हमारे मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं 74% रिसोर्सेज, 74% रिसोर्सेज 1% लोगों के हाथ में है। हमारे देश के 10 बड़े पूंजीपति जो है वो 50% रिसोर्स में कब्जा किए हैं। हमारे मुल्क में जो पॉलिसियां बन रही हैं, जाहिर है कौन बना रहा है पॉलिसियां? हुकूमत बना रही है। वो कारपोरेट वर्ल्ड को, पूंजीपतियों को फेवर कर रही है, और गरीब आदमी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, आप देखिए कोविड के दौर में भी सबकी हालत खराब हुई, सबकी इकोनॉमी खराब हुई, लेकिन वो जो पूंजीपति लोग थे उनकी इकोनॉमी बढ़ी, अपलिफ्ट हुई। तो ये जो सूरत हाल है कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो हमारे असमानता है, ये बढ़ रही है। अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सवालात हैं जिन सवालात पे हम सबको गौर करना है, तमाम देशवासियों को गौर करना है, और एक ऐसे भारत का जिसका सपना देखा गया था आज़ाद हिंदुस्तान का, आज़ादी के वक्त में, उस सपने को अगर हमको साकार करना है तो हमारे साथ में यानी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन सिविल सोसाइटी से ज़्यादा जो लोग सत्ता में हैं और जो लोग विपक्ष में हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत है, इसलिए कि वो देश के पॉलिसियाँ और फैसले वही करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, खासतौर से सिविल सोसाइटी को। अभी 2 दिन पहले एक सिविल सोसाइटी की प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने 3 बुनियादी सवालात पर गुफ्तगू की थी, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने कहा था 3 बड़े यानी 3 M ऐसे हैं जिन पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। एक है मशीन यानी EVM, दूसरा है मनी पावर, जिसमें ख़ास तौर से दिख हुआ ये जो फंड पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से, और उसका मेजर हिस्सा जो है सिर्फ एक पार्टी को जा रहा है। और तीसरा M जो था वो मीडिया, जिस पर हमारे मेनन साहब ने बहुत तफसील से रोशनी डाली है कि किस तरह से हमारा मीडिया बहुत तेज़ी के साथ में सिर्फ एक सत्ता वर्ग के साथ खड़ा हो गया है, जिसको आमतौर पे गोदी मीडिया कहा जाता है। तो ये अब सोसाइटी के अंदर ये सवाल उठने लगे हैं कि जब तक कि हम खड़े होकर, और जाहिर बात है कि अभी भी मैं ये मान के चलता हूँ कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, अभी उतना नहीं गिरा है, उतना नहीं बटा है। आज भी वो चिंतित है इन सवालों को लेकर, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो सब लोग इकट्ठा हों। विपक्ष जो बटा हुआ है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। अगर इस खतरे से इस देश को बचाना है, अगर देश को वाकई हम फांसीवाद से बचाना चाहते हैं, तो आने वाले चुनाव में 2024 चुनाव में ये जिम्मेदारी विपक्ष पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और आपस में वोटों को बांटकर ये चंद वोटों की बुनियाद पर इस वर्ग को दोबारा सत्ता में आने का मौका न दें। इन्हीं शब्दों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।